हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी का जो लेसन 6 है, मेरी वियतनाम यात्रा। राइटर कौन है? भोला पासवान शास्त्री। मैं बता दूं, भोला पासवान शास्त्री जी का जन्म बिहार में ही हुआ था और ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने जो वियतनाम एक देश है, उनकी जो यात्रा की है, उन्हीं यात्रा वृत्तांत को लिखा है। अर्थात आप याद रखेंगे, यह हमारी कहानी की कौन सी विधा है, हिंदी की कौन सी विधा? तो याद रखेंगे यात्रा वृत्तांत। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, ये कहानी है, नहीं ये रेखा चित्र है, रिपोर्टाज है, निबंध है ना। इसी तरह से याद रखेंगे वियतनाम क्या है, मेरी वियतनाम यात्रा क्या है, तो यात्रा वृत्तांत है। परीक्षा में पूछेगा कि मेरी वियतनाम यात्रा कहानी की सॉरी हिंदी की कौन सी विधा है, तो क्या लिखेंगे? यात्रा वृत्तांत। ठीक है, चलते हैं हम लोग पहले पाठ पाठ से पहले हम लोग लेखक परिचय देखते हैं, क्योंकि हमारे किताब में बहुत सारे लेखक से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या आते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। पहले आप देखते रहेंगे। नंबर 1 में कहता है सबसे पहले कि याद रखेंगे कि हमारे भोला पासवान शास्त्री जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार में ही हुआ था। कब? तो 1914। कब जन्म हुआ उनका? तो याद रखेंगे 1914 में। और इनका निधन कब हुआ है? तो 10 सितंबर 1984 को। जन्म कब? 1914। और मृत्यु कब हुई उनकी? 10 सितंबर 1984 को। यानी कि इनकी अवधि 70 वर्षों तक रही है। और इन बीचों में इनका जन्म याद रखेंगे, जन्म है बिहार राज्य के पूर्णिया जिला के बैरगाछी गांव। कहाँ है? बिहार राज्य पूर्णिया जिला और बैरगाछी गांव है। और इनके पिताजी का नाम था धूसर पासवान। क्या नाम था? धूसर पासवान। ये शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है, तो याद रखेंगे बिहार विद्यापीठ पटना से और काशी विद्यापीठ वाराणसी से 1940 में स्नातक किए। यानी पहले बिहार विद्यापीठ में पढ़े, फिर बाद में चले गए काशी विद्यापीठ और वहां से 1940 में इन्होंने स्नातक की पढ़ाई, स्नातक समझ रहे हैं ना, बीए की जो पढ़ाई है, बीए ऑनर्स जो होता है, वहां की पढ़ाई उन्होंने कहाँ से किया है? काशी विद्यापीठ से। इसके बाद उन्होंने वहां से आकर के, यानी पढ़ाई के बाद, ये उस समय 1942 का क्या चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी के साथ ये सक्रिय भाग लिए, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भाग लिया। और इसी दरमियान उनको 21 माह का कारावास भी मिला है, यानी कि जेल भी मिला है। ये 21 महीने तक जेल में भी रहे हैं। यानी कि ये हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, समझिए। क्योंकि 1940 में स्नातक किए, तो युवा होंगे उस समय, नहीं इनकी उम्र कितनी रही होगी, अब जोड़ लीजिए। तो उस हिसाब से ये युवा थे। और उस समय महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो का। तो उस समय ये युवा लोग सब शामिल हो गए और उसमें पटना में था, आंदोलन तेजी से चल रही थी, तो ये आंदोलन में सक्रिय भाग लिए। और इसी दरमियान 1942 में जब आंदोलन चल रहा था, तो अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ करके जेल में डाल दिया और 21 महीने तक जेल में रहे। इसके बाद जब बाहर निकले, यानी कि जब हम बाहर निकले, तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने 1946 में। यानी जेल से जब बाहर आए, तो उस समय देश पर अंग्रेजों का शासन था ही, अंग्रेजी शासन में ही जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जो 1885 में स्थापना हुई थी, आप लोग पढ़े होंगे, ए हुम ने किया था, नहीं तो उसमें ये कांग्रेस के क्या बने हैं? सदस्य बन गए, यानी कि 1946 में। 1952 में जब यानी कि जब देश आजाद हुआ, तो अंतरिम सरकार की बैठक हुई। अंतरिम सरकार की बैठक में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब हमारा देश में संविधान लागू हुआ, यानी जब देश गणतंत्र हुआ 1950 में, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ। गणतंत्र के बाद पहली बार आम चुनाव हुई 1952 में, याद रखेंगे। कब चुनाव हुई थी? 1952 के आम चुनाव में पहली बार ये दमदाहा कोढ़ा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के ये सदस्य बने। यानी कहने का अर्थ है कि पहली बार ये एक विधायक के रूप में चुने गए। ठीक है, कब से? 1952 में पहली बार जब आम चुनाव हुई तब। कहां से? तो याद रखिएगा, दमदाहा कोढ़ा निर्वाचन क्षेत्र बिहार विधानसभा के सदस्य बने। इसके बाद ये श्री कृष्ण जी के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। उनके मंत्रिमंडल के ये सदस्य बने, क्योंकि विधायक हुए, चुने गए, तो चुनने के बाद ये दमदाहा कोढ़ा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बन के गए थे और किसमें थे? कांग्रेस पार्टी के ही थे, तो मंत्रिमंडल के सदस्य बने। इसके बाद लगातार, यानी 1952 के बाद 1957 में, फिर 1957 के बाद फिर 1962 में, फिर 1967 में, यानी 4 बार
4 बार समझिए एक तरह से कि वो चुनाव लड़े थे, जिनमें 3 बार वे बिहार विधानसभा के सदस्य बने। पहले बार तो वो बिहार विधानसभा के सदस्य बन के मंत्रिमंडल के सदस्य बने, लेकिन ये बिहार विधानसभा के सदस्य ही रहे। इसके बाद 1968 से, याद रखेंगे, मार्च 1968 से 1972, यानी इन 3 बार ये बिहार के मुख्यमंत्री भी चुने गए। यानी कितने सालों में? 72 से 68, यानी 4 वर्षों में। 4 वर्षों में बिहार के ये 3 बार मुख्यमंत्री बने। कभी कभी क्या होता था ना, जैसे अपने अभी वर्तमान में देख रहे होंगे हमारे बिहार के नीतीश बाबू का, नहीं, कभी क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, फिर से कभी उस पार्टी में घुस जाते हैं, कभी इस पार्टी में घुस जाते हैं। अभी तक तो 9-10 बार तो बनिए गए होंगे हमारे ख्याल से, नहीं? कोई पूछा जाए भाई सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बनने वाले कौन हैं बिहार के, तो नीतीश बाबू। भले 1 दिन के लिए बने, 5 दिन के लिए, लेकिन बने तो बने ना, नहीं? ये इतनी बार शपथ ले चुके हैं, ठीक है? तो इसी तरह से यानी 68 से लेकर के 72 तक, ऐसे तो अवधि होती है 5 वर्षों की, मुख्यमंत्री की अवधि कितनी सालों की होती है? 5 वर्षों की होती है। लेकिन ये कितनी बार बने हैं? 3 बार, 4 वर्षों में 3 बार। यानी इसे कहने का मतलब होता होगा कि मंत्रिमंडल भंग हो जाती होगी, या इनका सदस्यता नहीं पूरता होगा, किसी कारण से भी हो, जो भी है, तो ये 3 बार बनते हैं। और इसके बाद 1972 के बाद, याद रखेंगे, ये राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा होता है ना, विधानसभा, राज्यसभा, तो ये राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। उसके बाद 1973 में ये केंद्रीय चुनाव में चले जाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जो वो क्या कहते हैं हम लोग, सांसद, सांसद, ये तो विधानसभा ना हुआ, सांसद ये चुने जाते हैं, समझिए। और 1973 में केंद्रीय मंत्री बनते हैं, 1976 में राज्यसभा के फिर सदस्य बन जाते हैं। यानी कहने का अर्थ है फिर ये बिहार से, यानी कि बिहार विधानसभा को छोड़ करके अब राज्यसभा में चले जाते हैं और केंद्रीय मंत्री बनते हैं। केंद्रीय, जैसे अभी हमारे नितिन गडकरी हैं, सड़क मंत्री हैं, नहीं, परिवहन मंत्री कौन है हमारे? नितिन गडकरी हैं। उसी तरह से राजनाथ सिंह है, जैसे हमारे विदेश मंत्री, ऐसे करके बहुत सारे लोग होते हैं। तो उन सब इस तरह से विदेश मतलब भारत के मंत्री बन गए ये। और 1982 में संसद के सदस्य के रूप में काम करते रहे और 1984 में इनकी मृत्यु हुई। यानी कहने का अर्थ है कि इनका काम देख लिया आपने कि क्या क्या हुए। मैंने बचपन से पढ़ाई किए, पढ़ाई के बाद ये नेता ही रह गए, नहीं रहे। पहले तो स्वतंत्रता सेनानी, फिर बाद में 1952 में चुनाव, 1962, 1967 लगातार ये विधानसभा के सदस्य, फिर 68 से लेकर 72 में मुख्यमंत्री, फिर राज्यसभा के सदस्य। इस तरह से ये लगातार अपने जीवन पर्यंत तक मंत्री पद पर ही रहे। देखिए इनका जो कुछ संपादन है, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, याद रखें कि संपादन है। पूर्णिया का एक साप्ताहिक पत्रिका थी। साप्ताहिक का मतलब होता है सप्ताह में 1 बार निकलती थी, ठीक है, याद रखेंगे। साप्ताहिक का मतलब क्या हुआ? सप्ताह में 1 बार वो प्रकाशन होता था। जैसे आप शरद सलील देखते होंगे, 15 दिन में 2 बार निकलती है, ठीक है ना। जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, वो महीना में 1 बार निकलती है। कुछ किताबें रोज छपती है, कुछ कहानियां जैसे समाचार पत्र है रोज छपती है, नहीं छपती है। तो इस तरह से एक साप्ताहिक पत्रिका थी। साप्ताहिक का मतलब होता है 7 दिन पर 1, यानी महीना में 4 बार वो छपती थी किताब। कौन? उनका नाम था राष्ट्र संदेश। उसके ये संपादन का काम करते हैं। पूर्णिया के ही थे ये, घर इनका पूर्णिया था। अब पूर्णिया में ही ये चल रहा था। कौन? राष्ट्र संदेश नामक एक पत्रिका थी, उनका संपादन करते थे साप्ताहिक। इसके बाद पटना का एक था दैनिक पत्रिका। दैनिक पत्रिका समझ गए, मैंने रोज रोज जो छपती होगी, या तो समाचार पत्र हो या कोई भी छोटी किताबें होंगे। जैसे आप दिल्ली उल्ली में जाइएगा ना, तो रोज पतली पतली किताबें बिकती है, रोज छपती है, रोज बिकती है, ठीक है ना। सड़क पर लोग बच्चे लोग लेकर के बेचते रहते हैं, लोग खरीदने वाले पढ़ने वाले, रोज मैंने रोज का न्यूज क्या है, रोज का समाचार क्या है, उसमें मिलते रहता है। एक तरह से समझिए समाचार पत्र, ठीक है ना। तो उस तरह से समाचार पत्र, उसमें कहानियां भी रहती है, फिल्मकार भी रहता है, सब कुछ रहता है खेल का। तो कहने का अर्थ है दैनिक पत्रिका एक थी जिनका नाम था दैनिक राष्ट्रवाणी। पटना में एक छपती थी दैनिक पत्रिका, उनका क्या नाम था? दैनिक राष्ट्रवाणी। ये सब याद रखिएगा, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछता है। पटना के दैनिक पत्रिका का क्या नाम था? तो दैनिक राष्ट्रवाणी। और पूर्णिया का था जिनका नाम था राष्ट्र संदेश। ये सब कलकत्ता का थी दैनिक पत्रिका, फिर वही दैनिक पत्रिका जो छपती थी लोकमान्य, उनका भी ये संपादन करते थे। यानी कि पटना में भी एक था, उनका भी संपादन, और ये कलकत्ता में था लोकमान्य, उनका भी ये संपादन करते थे। यानी कहने का अर्थ है इनकी थी ये कुछ काम जो काम करते थे। इसके अलावे अब चलते हैं, इन्होंने अपनी कीर्ति लिखी है, बनी उन्होंने कौन कौन सी कहानियां, कौन कौन सी किताबें, कविताएं इत्यादि लिखी है। तो याद रखिएगा उनकी पहली किताब है जिनका नाम है वियतनाम यात्रा। यानी अपने जीवन में उन्होंने वियतनाम का यात्रा किया है, वो गए हैं वियतनाम, उन्हीं की चर्चा उन्होंने लिखा है। वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली से 1983 से प्रकाशित अन्य लेख आदि जो अभी तक टिप्पणियां प्रकाशन नहीं हुई है, बहुत सारी लिखे हैं जो अभी तक प्रकाशन नहीं हुआ, ये सब उनकी कुछ है। लेकिन हमको पढ़ना क्या है मूल रूप से आज? वियतनाम की यात्रा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन भोला पासवान शास्त्री जी थे तो मुख्यमंत्री, लेकिन बहुत ही, क्योंकि ये एक बार जेल भी गए हैं और राष्ट्र प्रेम से प्रति
माने काफी ओतप्रोत थे। तो अपने जीवन पर्यंत तक माने जब तक ये रहे हैं, मैंने बड़ी ईमानदारी निष्ठा से देश की सेवा की है, राज्य की सेवा जो है बड़ी निष्ठा से की है। और कहते हैं कि अपने जीवन पर्यंत तक इतनी ईमानदारी थी कि कोई बड़ी से बड़ी शक्ति भी इनको अपनी ईमानदारी से टिका नहीं सकती थी। ऐसे विचार के लोग थे हमारे भोला पासवान शास्त्री। कहने मतलब पूर्णतः ईमानदार, ईमानदार उसको कह सकते हैं। माने राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति बड़ा प्रेम भाव इनको था मन में, और आज तक इन्होंने अभी तक अपने जीवन पर्यंत तक देश की सेवा किया था। और उन्होंने, अब चलते हैं कहा हम लोग पाठ की तरफ, जो वो पाठ में गए हैं, कहाँ गए हैं? वियतनाम। होता कहानी शुरू क्या होती है सुनिएगा थोड़ा सा। कहानी होती है कि ये बचपन में थे, माने बचपन में, बचपन क्या मतलब ये मुख्यमंत्री ही काल में थे या, तो वो क्या करते हैं, एक स्क्रेच मतलब किताब निकालते हैं, हिंदी की पुरानी किताबें, और उन किताब को जब उलटते हैं तो उस किताब में एक पेंसिल से बनी हुई स्क्रेच की एक मतलब धुंधली धुंधली क्या एक तस्वीर थी। ठीक है, ये क्या करते हैं जब ये हिंदी की किताबें निकालते हैं तो उनमें कुछ तस्वीरें इन्हें दिखाई देती है। तो क्या करते हैं, किताब जब निकालते हैं ना हिंदी का, ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी का किताब निकालते हैं तो इस हिंदी की किताब में एक पेंसिल से बनी हुई एक तस्वीर है, और पतला दुबला शरीर, लहसुन नुमा दाढ़ी माने उजली पूरी दाढ़ी, और शरीर बिल्कुल पतला, साधारण कपड़ा पहने हुए, लेकिन चेहरे बड़ी मैजेस्टिक, बड़ा सुंदर, ऐसा चेहरा कि देखने में बड़ा ही मतलब आकर्षक लगता था उनका चेहरा। थे पतले दुबले, दाढ़ी थी, और मतलब चेहरा उनको बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि मतलब चेहरे की प्रकाश, कहते हैं भोला शास्त्री जी कि प्राण वायु भरने वाला फेफड़ा जैसा उनका चेहरा दिखाई पड़ता था, मतलब बड़ी सुंदर। लेखक साहब यानी कि हमारे जो पासवान शास्त्री जी हैं, उस तस्वीर को देखते ही रह जाते हैं। ऐसा कि उन पता मतलब उनको ये सूझ नहीं रहता है किसकी तस्वीर है, क्यों यहाँ लिखा गया है, किस बात का है, इस सब के बारे में जानने से उस तस्वीर को देखते ही रह जाते हैं। और काफी देर देखने के बाद नीचे देखते हैं तो उसका नाम लिखा हुआ था एकदम पतली महीन अक्षरों में, हो ची मिन। क्या नाम है उसका? हो ची मिन। आपने पढ़ा होगा। जब जैसे अपने भारत पर अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाने में हमारे बहुत सारे लोग, हमारे देश के बहुत सारे लोग, जिनमें महात्मा गांधी का योगदान अपूर्व बहुत ही सुंदर रहा, इनके अलावा सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया। उसी तरह से वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, जो हिंद चीन के नाम से जानी जाती है, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, हिंद चीन राष्ट्रवाद नहीं पढ़े थे। उनमें 3 देश पर किसका अधिकार था? फ्रांस वालों का अधिकार था। बाद में फिर किसका हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। नहीं, तो इससे मुक्ति दिलाने में, यानी कि वहां की स्वतंत्रता दिलाने में किनका योगदान था? जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी का योगदान, इसी तरह से वियतनाम को मुक्ति दिलाने में फ्रांस से किनका योगदान था? हो ची मिन का योगदान था। कहते हैं कि हो ची मिन कहाँ के रहने वाले थे? वियतनाम के। जब वो पढ़ते थे, भोला पासवान शास्त्री जी पढ़ते थे, तो हो ची मिन की कहानियां माने किताबों में छपती थी, और वहां पर क्या क्या घटना घटती थी इन सब बारे में बताते। कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ी सुंदर और देश को, राष्ट्र को समर्पित शरीर कर दिया था। माने ऐसे विचार के लोग थे हमारे हो ची मिन, यानी बार बार उन्हें याद करते हैं। कहते हैं ये कहानी आज से 40 वर्षों की है, लेकिन उन्हें आज भी याद आ रही है। उनको लगता है कि ये कहानी ना और 2-4 साल पहले की हो सकती है। माने ये देखते हैं बार बार, और तस्वीर को देखते हुए उन्हें याद आता है। चलिए, ये तो तस्वीर अभी देखे थे कहाँ? हो ची मिन का एक किताब में। किताब में देखने के बाद उन्हें कुछ कहानियां याद आती है जो पढ़ते थे बचपन में, और बचपन की किताबों में पढ़े थे, वो सब कहानियां याद आती है। अब ये कहते हैं कि समय बीतता गया। समय बीतने के बाद हम पहली बार दिल्ली जब आए, तो दिल्ली से हमें मॉरिशस जाने का मौका मिला। पहली बार विदेश यात्रा उनकी, भोलापान शास्त्री का कहाँ पहली यात्रा है? मॉरिशस। ये पहली बार जाते हैं मॉरिशस। हमारे देश के बगल में ही मॉरिशस है। बहुत ही सुंदर सुंदर जगह घूमने का, एकदम विदेश का एक बहुत सुंदर जगह मॉरिशस। ये कहते हैं कि जब भी अब मौका मिलता है तो मैं विदेश यात्रा कभी नहीं छोड़ता हूँ। यानी कहने का अर्थ है कि बहुत ही सुंदर आकर्षक जगह। मैं जब गया मॉरिशस तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने मन को भा गया, ऐसी जगह थी मॉरिशस। इतना ही नहीं, मॉरिशस में जितना आनंद आया, उतनी ही आनंद हमको दूसरी बार यात्रा किए थे कहाँ? वियतनाम। तो वियतनाम में मुझे उनके बारे में जानने का, देखने का जो मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब भी अब मौका मिलता है तो मैं अपने विदेश यात्रा को कभी नहीं मौका गवाता हूँ। यानी कि ये कहाँ जा रहे हैं अब? वियतनाम की यात्रा। कहते हैं मैं अपने जीवन का 10 दिन कहाँ बिताया था? वियतनाम में। ये वियतनाम में गए हैं तो कितना दिन बिताए हैं? 10 दिन वहां रहे हैं, और रहने के बाद तब वापस लौटे थे। वहां क्या क्या देखा, कैसे कैसे गए हैं, इन सारी कहानियों की उन्होंने चर्चा किया है पाठ में। यही पाठ है। ठीक है, चलते हैं पाठ की तरफ। कहते हैं कि जब मैं दिल्ली आया
तो मुझे इस बार कहाँ जाने के मौका मिला था, कहाँ, वियतनाम। वियतनाम एक देश है, ये भारत के भी मंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री थे, नहीं रहे थे। 1972 के बाद ये क्या हो गए हैं, राज्यसभा के मंत्री रहे हैं। तो भारत से यानी भारत सरकार की तरफ से इनको कहाँ जाने का मौका मिला है, अभी मॉरिशस सॉरी ये वियतनाम जाने का मौका मिला है। ये दिल्ली के हवाई अड्डा पर पहुंचते हैं। इनके जो मित्र लोग हैं, ये लोग इनको मतलब शुभ यात्रा हो ऐसा कह करके विदाई देते हैं। ये जाते हैं और हवाई अड्डे पर, और विमान 707 याद रखेंगे, एयर इंडिया का जो विमान है, उन विमान का क्या नाम है, बोइंग विमान, जिसका नाम है 707, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है कभी कभी। एयर इंडिया के बोइंग विमान दिल्ली में था, जिनका नाम था, नंबर था 707। इस विमान में जाकर के ये बैठ जाते हैं और इनके मित्र लोग विदाई देते हैं, जाकर के बैठ गए, सीट बेल्ट लगा लेते हैं और समय होती है, घोषणा होता है, सारे यात्री बैठ जाते हैं और हवाई धीरे धीरे रनवे को छोड़ने लगती है। रनवे यानी कि जो हवाई अड्डा है ना, उसको धीरे धीरे छोड़ती है और छोड़ते छोड़ते हवा से बातें करना शुरू कर देती है। यानी ये दिल्ली से अब उड़ गए हैं कहाँ के लिए, वियतनाम के लिए। लेकिन ये पहली बार वियतनाम नहीं जाएंगे, अभी जाएंगे बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी, थाईलैंड समझिए, थाईलैंड पहले जाएंगे। और थाईलैंड, क्योंकि डायरेक्ट वियतनाम नहीं जा रहे हैं, पहले जाएंगे थाईलैंड। तो ये दिल्ली से पहले कहाँ जाएंगे, बैंकॉक जाएंगे, ठीक है ना, बैंकॉक के लिए यात्रा कर रहे हैं। ये जब यात्रा करते हैं, माने ये निकलते हैं वहां से, तो यात्रा के आकाश में यानी कि वायुयान ऊपर उड़ती है और ये खो जाते हैं, और कई बातें इनके मन में याद आता है, सोचने लगते हैं कि क्या क्या वहां पर होने वाला है। जब ये आगे जा रहे थे, तो जैसे ही बैंकॉक पहुंचते हैं, माने बहुत कुछ सोच ही रहे थे, तो जो एयर होस्टेस होती है, एयर होस्टेस, ये इन्हें घोषणा करता है कि सब यात्री सीधा होकर बैठ जाए, सीट बेल्ट लगा लें। क्योंकि आप जब विमान में बैठेंगे ना, तो विमान में आमने सामने लोग बैठते हैं, विमान में आमने सामने लोग बैठते हैं, ऐसे करके सीधा सीधा एक तरफ से, माने जैसे बस में सीट होती है, और सामने एक बहुत सुंदर लड़की होती है, एयर होस्टेस, अनमैरिड होती है लड़की, उसकी ही नौकरी होती है उसमें, अनमैरिड, सुंदर, आकर्षक, उसको वो देखते रहना है उसको, आपको समझ रहे हैं ना। जब यात्रा करेंगे तो उसका काम है कि वो आपको सामने खड़ी रहेगी, आप बैठे बैठे उसको टुकुर टुकुर देखते रहिए, ठीक है। और ज्यादा अगर टबर टबर करिएगा, वो चॉकलेट लाएगी आपके मुंह में ठूस देगी, चबाते रहिए, इसको खाते रहिए। सीट बेल्ट बांध लेना है, मैंने आपको इधर उधर करना उड़ना नहीं है, खिड़की उड़की होता है ना, उससे घूमना नहीं है। और लड़की का नौकरी है वही होता है, उसको जो नौकरी दिया जाता है इसीलिए कि तुमको सब देखते रहेगा, इसीलिए नौकरी मिलता है उसको, एयर होस्टेस का नौकरी वही काम है उसका। छोड़िए, तो एयर होस्टेस क्या होता है, उनको घोषणा कर देता है कि भाई अब विमान उतरने वाली है, यानी आप लोग सीधा होकर के बैठ जाइए। लेकिन इससे पहले ही इनको, किनको, भोला पासवान शास्त्री जी को एहसास हो जाता है कि हमारी विमान जो है अब लैंड करने वाली है कहाँ, बैंकॉक के हवाई अड्डे पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको ना कान में हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगता है। तो ये समझ जाते हैं कि विमान जब नीचे उतरती है ना, तो इनके कान में दर्द हो जाता है। जब भी हजारों फीट ऊपर से जब विमान नीचे की ओर उतरती है, तो इनको हल्का हल्का क्या महसूस होती है, कान में दर्द। अभी विमान में बैठे हुए थे तो इनको कान में दर्द महसूस होता है, तो इनको लगता है कि अब हमारी हवाई जहाज कहाँ उतरने वाली है, बैंकॉक के हवाई अड्डे पर। बस ये इसको एहसास होता है, धीरे 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 जमीन पर लैंड होती है और वहां उतरते हैं कहाँ, बैंकॉक के हवाई अड्डे पर। वहां से उतरने के बाद, वहां से उतरने के बाद वहां पर मतलब ये जाते हैं और भारतीय दूतावास के जो केंद्र है, भारतीय दूतावास का जो केंद्र है, यानी कि आप जो कहीं से विदेश यात्रा करेंगे, जब वहां जाएंगे तो वहां पहले आपकी जांच होगी कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, आपका आपके पासपोर्ट का, आधार कार्ड जो भी होता है ना, उसकी जांच की जाती है। तो ये भारतीय दूतावास को अपनी पासपोर्ट और जो भी फोटो हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो उनको पहचान पत्र दिखलाते हैं, इनकी जांच हो जाती है। जांच होने के बाद इनको वहां से फिर जाना है, एक शहर है, उन शहर में जाना है जहां होटल इनका रहे, मैंने होटल जब बुक था वो हवाई अड्डे से 19 किलोमीटर दूर थी, 19 किलोमीटर दूर थी। ये हवाई जहाज से अड्डे पर उतरते हैं, वहां से फिर गाड़ियां लगी है, गाड़ी पर बैठते हैं और वहां से 19 किलोमीटर दूर उनको जाना है। एक होटल है, होटल ओरिएंट, ओरिएंट में जाकर के ठहरना था इनको, माने ये लोग पहले बुक था इनका होटल, वहां जाना था। बस वहां से क्या करते हैं, अपनी पहचान पत्र वेरिफिकेशन करवा लेते हैं और वहां से गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी जिस रोड पर चलती है, बहुत ही हाईवे, एकदम बहुत बड़ा पथ था, लेकिन पहले ही लोग वहां के जा चुके थे और रात का बज रहा था लगभग 3, रात का कितना बज रहा था, 3। लेकिन वहां के थाईलैंड के समय में और इनके समय में घड़ी में अंतर होता है 1.5 घंटे का, यानी कि माने वहां का समय पहले था और यहाँ का समय क्या था, बाद था। अपने हिसाब से 1.5 और वहां के हिसाब से कितना, 3। तो ये सोचते हैं कि हमको तो अभी 10 दिन रहना है ना,
थाईलैंड में हमको वियतनाम में 10 दिन रहना है, तो अपनी घड़ी को उस वहाँ के टाइम के हिसाब से मिला लेते हैं कि अब तो हमको इसी हिसाब से चलना होगा, नहीं तो अपनी घड़ी को मिला लेते हैं और मिला करके गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी वहाँ से चल देती है। सुनसान गाड़ी था, मतलब जगह था, रोड था चौड़ी, लेकिन रोड बहुत बिजी वाला था, बड़ा रोड था, इसलिए वहाँ से जाते हैं। लगभग इनको 45 मिनट लगता है और बैंकॉक के हवाई अड्डे से ये जहाँ ओरिएंट उनका होटल था वहाँ जाने में इनको लगभग 45 मिनट लगता है। इनके साथी उथी लोग भी थे, वो लोग बैठते हैं और वहाँ पर जब पहुँचते हैं ना, तो इनके जो पार्थी लोग थे, पार्थी माने साथी लोग जो थे, साथी लोग भी जाते हैं और ओरिएंट होटल में पहुंचते हैं। ओरिएंट होटल में पहुंचने के बाद पहले आपको होटल में जाइएगा तो फिर आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा कि आप कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं, नहीं ये सब। फिर ये अपना पासपोर्ट वीजा जो भी है ये देते हैं होटल वाले को और होटल वाला वेरिफिकेशन कर देता है और इनको रूम नंबर देता है 251। कितना देता है? 251 रूम नंबर है इनका। ये 3 मंजिला है, 3 मंजिल पर है। मंजिला कितना है उससे मतलब नहीं है, इनका रूम कहाँ मिला है? 3वें मंजिला पर मिला है। ये यहाँ से चले जाते हैं कहाँ? 3 मंजिल पर जाते हैं। लिफ्ट से सामान को भेजा जाता है ऊपर, लिफ्ट से ये भी जाते हैं, लेकिन यात्रा में नहीं, थक गए हैं। थकने के बाद जब जाते हैं, होटल एसी लगा हुआ है, बिल्कुल सुंदर आकर्षक होटल। गए हैं रूम में, जैसे ही जाते हैं फ्रेश होते हैं और सोते हैं तो नींद लग जाती है। नींद लगने के बाद ये गहरी सो जाते हैं, एकदम गहरा। गहरा सोने के बाद उस समय के हिसाब से वहां तो 1:30 बज रहा था, नहीं बज रहा था, तो ये वहां पर जब सो जाते हैं, सोने के बाद ये एक के बार 9 बजे में उठते हैं। इनको फ़ोन आता है कि अरे भाई जल्दी चलना है, कहाँ के लिए? अब वियतनाम के लिए। इनको 10 बजे हवाई अड्डा पर पहुंचना था। बस वहाँ से वो जल्दी-जल्दी फ्रेश होते हैं और फिर आते हैं कहाँ? बैंकॉक के हवाई अड्डे पर। कहाँ आते हैं? बैंकॉक के हवाई अड्डे पर, ठीक है? और बैंकॉक के हवाई अड्डे पर जब पहुँचते हैं, तो वहाँ पर पहले से इनकी विमान लगी हुई थी। कहाँ के लिए? वियतनाम जाने की जो विमानें थी, वो विमानें वहाँ लगी हुई थी। विमान का नाम था हांगकांग। क्या नाम था? हांगकांग। होंग का अर्थ होता है, याद रखेंगे, होंग का अर्थ है मार्ग और खोंग का अर्थ है हवा, याद रखेंगे, हवाई मार्ग। यानी कि वही अंग्रेजी में कहा जाए तो एयर ऑफ वियतनाम। जैसे यहाँ ना अपने विमान का नाम है एयर इंडिया। क्या नाम है? एयर इंडिया। तो वहां पर एयर ऑफ वियतनाम यानी हांगकांग। हिंदी में क्या बोलेंगे? हांगकांग। होंग का अर्थ याद रखिएगा, पूछता है परीक्षा में। होंग का अर्थ है मार्ग और खोंग का मतलब हवा, हवा मार्ग, हवा मार्ग। ऐसी हवाई अड्डा, मतलब वो बैंकॉक के हवाई अड्डे पर ये विमान का नाम है, ये हांगकांग विमान का नाम है, जहाज का नाम। उस जहाज पर लगी हुई थी। इनको एक दूसरे रास्ते से लाया जाता है, इन लोगों को ला करके उसमें बिठा दिया जाता है। किनमें? हांगकांग हवाई जो विमान है उस विमान में इनको बिठा दिया जाता है। फिर समय होती है, फिर गाड़ियां वहां से खुलती है, मैंने यानी कि हेलीकॉप्टर फिर जगह से उड़ती है और उड़ करके यहाँ से हवाई जहाज चल देती है। चलते हैं, बट इनकी देखिए, इनकी जिज्ञासा, ये तो पहली बार जा रहे थे, पहली बार जाने के बाद जिज्ञासा तो बढ़ती है। ये जा रहे थे, जाते हुए और खिड़की जो थी ना, खिड़की विमान की खिड़की से ये कभी कभी ना बाहर झांकने की कोशिश करते हैं कि बाहर क्या है। तो कहते हैं कि कहीं कहीं बादलें थी, बादल जब होता था ना तो हमें बाहर की चीजें दिखाई नहीं देती थी, लेकिन जब बादल फटता था, कहीं बादल नहीं रहता था, तब हम देखते थे कहीं गांव, कहीं पहाड़, जंगल, ये सब हमें कहीं कहीं दिखाई देती थी। मैंने ये विमान से जब कहाँ से बैंकॉक के हवाई अड्डे से वियतनाम के लिए उड़े हैं, तो रास्ते में ना ये देखते हुए जा रहे हैं खिड़कियां से। कभी कभी झांक के, जबकि झांकना नहीं होता है, लेकिन कभी कभी झांक लेते हैं। जहां पर बादल फटती है, बादल हटती है, तब वो देखते हैं तो उनको दिखाई पड़ती है, कहीं कहीं गांव है, कहीं कहीं जंगल है, ऐसा दिखाई पड़ता है। और ऐसी यात्रा कर रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी दिखाई पड़ती है, जिनका याद रखेंगे, उन नदी का नाम है मैकांग। क्या नाम था उस नदी का? नाम मैकांग नदी, बहुत बड़ी नदी। तब पूछते हैं भाई कौन सी नदी है, तो उनको बतलाया जाता है कि मैकांग नदी है। और मैकांग नदी को वहां पर क्या, किस नाम से जाना जाता है? महागंगा के नाम से जाना जाता है। और ये कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, लाओस कंबोडिया होते हुए वियतनाम से होते हुए बहती है, ठीक है ना। यानी बहुत बड़ी नदी है। जैसे अपने यहाँ गंगा जितनी पवित्र मानी जाती है, उसी तरह से मैकांग नदी को वहां पर, जब फ्रांस वाला और वियतनाम का युद्ध चल रहा था, पता नहीं इस नदी का कई बार उल्लेख हुआ है। जैसे अपने गंगा नदी का उल्लेख हुआ, आपने सुना होगा कि जैसे हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह गंगा याद पार कर रहे थे तो अंग्रेजों ने पीछे से तोप लगा दिया था, नहीं। जैसे हमारी झांसी की रानी भाग करके जा रही थी तो नाला को पार करते समय, यानी कि समझिए गंगा, नहीं, ऐसे जगह पर यात्रा पर कई बार गंगा का उल्लेख हुआ है। जैसे हमारे क्या नाम था इनका, मोतीलाल नेहरू गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे ही उन्होंने महल बनवाया था, नहीं। तो जैसे गंगा नदी का उल्लेख आता है, उसी तरह से वहां पर तिब्बत में, सॉरी, वियतनाम में जो युद्ध हुआ है, किसके बीच? फ्रांस के बीच, उसमें इन नदियों का कई बार उल्लेख हुआ है। और ये पढ़ते थे बचपन में, लेकिन आज उनको देखने का मौका मिला है, भोला पासवान शास्त्री जी को। वो नदियों को देखते हैं, कहते हैं कि जब तक विमान से वो ओझल नहीं हुआ,
तब तक हम नदी को देखते रह गए। माने विमान से यात्रा कर रहे हैं और विमान की खिड़की से कहते हैं जब तक नदी ओझल नहीं हुआ, माने दूर नहीं गया, तब तक हम उसको देखते रह गए। यानी उन्हें बार बार याद आ रही है उस नदियों का, ये यात्रा करते हैं। चलिए आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद यानी कहने का अर्थ वियतनाम से आगे बढ़ते हैं, सॉरी ये बैकोंग से आगे बढ़ते हैं, तब वो एक हवाई अड्डा है जिनका नाम है बेंचिंग। बेंचिंग हवाई अड्डा किसका है? लाओस। लाओस का एक हवाई अड्डा है बेंचिंग। बेंचिंग में अभी फ्लाइट उतरती है, मैंने कुछ समय के लिए 20 मिनट के लिए वहां पर होल्ड होती है। तब बैंकॉक से कहाँ उतरी? अब लाओस के हवाई अड्डा, याद रखेंगे, बेंचिंग में। बेंचिंग में उतरते हैं। वहां उतरने के बाद सब लोग बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद कहाँ पहुंचते हैं? कैंटीन में पहुंचते हैं। वहां कैंटीन होती है ना, जैसे कोई भी बड़े बड़े जगह पर जाइएगा तो कैंटीन होती है। जैसे आप अपने ही बिहार का ले लीजिए, जो पीएमसीएच है वहां जाइएगा, कैंटीन है, आप उसमें इलाज भी करवाइए मुफ्त में और साथ साथ सस्ते में भोजन भी कीजिए। सस्ता में भोजन, 10 रुपया 20 रुपया में आपको अच्छा भरपेट भोजन मिलेगा कैंटीन में। ठीक है, तो ये कहाँ पहुंचते हैं? कैंटीन में जाते हैं। कैंटीन में इनको चाय मिलती है और पाव रोटी मिलती है। पाव रोटी किसका है? बेंचिंग का पाव रोटी किसका है? बेंचिंग में जो जाते हैं पाव रोटी, वो चावल की पाव रोटी है। अपने यहाँ आटा की पाव रोटी होती है और वहाँ किसकी होती है? चावल की। अपने यहाँ गेहूं के आटा का बनता नहीं बनता, या मैदा का बनता है, और वहाँ किसका बना हुआ है? चावल का। तो इस बार वो जो है वहां पर जाते हैं, कहते हैं कि अच्छा तो नहीं लगा लेकिन फिर भी उपयोग करते हैं, क्योंकि वह चीनी प्रदेश है, चीन से सटा हुआ है और चीन के लोग चावल की ज्यादा उपयोग करते हैं, इसीलिए वहां के लोग चावल की ही पाव रोटी ज्यादा यूज करते हैं, तो वहां पर चावल का मिलता है। फिर पीने के बाद कैंटीन में ही थे तो समय होता है, घोषणा होती है कि भाई सब लोग फिर से विमान में बैठिए। अब फिर से ये भोला पासवान शास्त्री जी आकर के वही हांगकांग के जो हवाई जहाज लगी हुई थी, जो 20 मिनट के लिए रुकी थी, फिर से उस हवाई जहाज में आकर के बैठ जाते हैं और वहां से उड़ते हैं और वियतनाम के हवाई अड्डा जिनका नाम है जियालाम, याद रखेंगे, वियतनाम का हवाई अड्डा जियालाम। जियालाम में देखिए, थाईलैंड का बैंकॉक, थाईलैंड का बैंकॉक, लाओस का बेंचिंग और वियतनाम का जियालांग। जियालांग में जाकर के उतरती है। जैसे ही जहाज लगती है, जहाज लगने के बाद वहां की जो पार्टी थी, क्योंकि ये तो नेता थे, यहाँ से राज्यसभा के सदस्य थे, तो देश की तरफ से गए थे, ऐसे घूमने के लिए थोड़ी गए थे, ये तो नेता गए थे वहां पर मित्रता के, व्यापार विचार के लिए गए थे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री कभी कभी जाते हैं, कभी चीन जाते हैं, कभी पाकिस्तान जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, नहीं जाते हैं, उधर के लोग भी हमारे यहाँ आते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ दिन पहले हमारे देश में G20 सम्मेलन हुई थी, तो पूरे दुनिया का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हमारे यहाँ आया था। कुछ लोग नहीं आए थे लेकिन अधिकांश लोग आए थे, G20 के जितने सदस्य थे सब आए थे। नहीं, खूब उनका भव्य स्वागत हुआ, सोने के बर्तनों में उनको खिलाया गया था। नहीं, यानी कहने का अर्थ ये राज्य की हैसियत से गए थे ना। तो जैसे ही वो पहुंचते हैं वहां पर, तो उन लोगों को तो पहले मालूम था कि भारत से क्या जाएंगे, उन नेता लोग आ रहा है, यानी कि वहां के जो राज्यसभा के सदस्य लोग आ रहे हैं। तो वहां के पीपुल्स पार्टी के जो सदस्य हैं, पीपुल्स पार्टी के सदस्य झट से विमान में चढ़ जाते हैं। जैसे विमान लगती है, ये विमान में चढ़ जाते हैं पीपुल्स पार्टी के सदस्य, और सब लोग उनको क्या देते हैं? फूलों की माला, गुलदस्ता देते हैं, भेंट स्वागत, मैंने कहने का अर्थ है उन लोगों का स्वागत किया जाता है। जब उतरते हैं, ये वहां पहुंचते हैं तो उनका स्वागत करते हैं। इसके अलावे जब वहां से पीपुल्स पार्टी के सदस्य के बाद जब वो नीचे उतरते हैं, देखिए नीचे उतरने के बाद वहां पर एक और पार्टी है जिनका नाम है वियतनामी कमिटी ऑफ सोलिडेरिटी एंड फ्रेंडशिप विद द पीपुल्स पार्टी ऑफ वियतनाम। ठीक है ना, ये पूरी पार्टी का नाम है, याद रखेंगे, एक पार्टी है जिनका क्या नाम है, याद रखिएगा, वियतनामी कमिटी ऑफ सोलिडेरिटी एंड फ्रेंडशिप विद द पीपुल्स ऑफ ऑल कंट्री। एक पार्टी है, उस पार्टी के जितने सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, माने जो ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी वो पार्टी के, वो लोग आते हैं, बाहर में खड़े हैं, इन लोगों को जो उतरने के बाद इनका फूलों का माला, स्वागत, माने जो भी होता है स्वागत करते हैं, फिर वहां से चलते हैं। आगे जैसे चलते हैं, आगे चलने के बाद वहां पर जो कुछ इनके स्वागत के लिए वियतनामी लोग, जो कलाकार सब हैं, कलाकार समझ रहे हैं ना, यानी कि वहाँ की जो लड़कियां हैं विद्यालय की, वहाँ के जो नाचने गाने वाले लोग हैं, वो लोग विभिन्न तरह तरह के रंगीन कपड़े पहन करके और वियतनामी भाषा का जो संगीत है, उस संगीत में गाना गाते हैं, गाना गा करके इन लोगों का स्वागत करते हैं। जैसे हमारे भारत में कोई आता है अगर, तो हम लोग उनको अपने हिसाब से गाना गा करके उनका स्वागत करते हैं। फिर उनके देश जो नेता रहते हैं वो और भारत के बीच के संबंध का नारा लगाया जाता है। तो फिर वहां पर भी ऐसा ही होता है कि पहले वो लोग गाना गाते हैं, स्वागत करते हैं, रंगीन गा करके, नाच करके इनका स्वागत करते हैं, और सड़क किनारे खड़े हैं ये लोग, और वहां से फिर जो है ये लोग
आगे बढ़ते हैं तो इन लोगों को नारा सुनाया जाता है, वियतनामी भारत मित्रता की जय हो, भारत और वियतनामी मित्रता की जय हो। माने इन लोगों को ये दिखाया जाता है कि हम और भारत वियतनाम जो है क्या है, मित्र हैं और हम लोगों को मित्रता को बढ़ाना चाहिए, ऐसा वो लोग कहते हैं। फिर इन लोगों को गाड़ी आती है, सब जितने पार्टी थे यानी कहने के भोला पासवान शास्त्री के साथ जितने भी राज्यसभा के सदस्य गए हैं तो उनके लिए वहां पर सबके लिए अलग अलग गाड़ियां हैं, अलग अलग गाड़ियां, अलग अलग गाड़ी है, एक एक व्यक्ति के लिए एक एक गाड़ी। और इनके साथ अकेले नहीं, एक बिहार मतलब भारत के जाएंगे लोग और एक वहां के पीपुल्स पार्टी के सदस्य और उनके साथ एक ट्रांसलेटर साथ में बैठेंगे एक गाड़ी में। फिर दूसरे में दूसरे लोग, फिर एक वहां के पार्टी के सदस्य। माने कहने का अर्थ है कि आपको बोर फील नहीं होगा, अकेले आप जाएंगे तो बोर फील ना हो, इसके लिए वहां का एक पार्टी का सदस्य और फिर यहाँ के एक पार्टी का सदस्य भारत का, और उसके बीच एक ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का क्या काम होता है, तो ट्रांसलेटर का काम होता है कि जो आपकी भाषा को समझ के उसकी भाषा में बोलेगा, उसकी भाषा को समझ के फिर आपकी भाषा में बोलेगा। जैसे मान लीजिए भारत के लोग, हम जैसे हम हैं, अब हम अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते हैं, हमको मालूम नहीं है, हम नेता हैं, हम आप चले जाएंगे कहाँ, इंग्लैंड, तो इंग्लैंड का जो राजनेता है वो तो अंग्रेजी में बोलेगा, तो हम कैसे समझेंगे, हम हिंदी में बोलेंगे तो वो कैसे समझेगा, क्योंकि वो हिंदी नहीं जानता है। तो बीच में एक व्यक्ति हो जाता है जिनका नाम होता है ट्रांसलेटर। वो क्या करते हैं, वो बैठे रहते हैं, अब हम हिंदी में बोलेंगे तो वो हिंदी जानता है, वो हिंदी को अंग्रेजी में बोल के उसको समझाएगा कि फलानमा ये बोल रहा है, नहीं, अब फिर वो जो अंग्रेजी में बोलेगा उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बताएगा कि ये बोल रहा है। ट्रांसलेटर का ये काम होता है। तो सबके साथ एक एक ट्रांसलेटर रखा गया था ताकि वो बताएंगे। कहते हैं जो ट्रांसलेटर थे, देखिए उनका काम होता है बताना, वो अपने मन से कुछ सलाह नहीं देता है, अपनी मन से कुछ सलाह नहीं देता है, बस हम जो बोलेंगे हमरे बात को ही वो अंग्रेजी में बोल के अगला को समझाता है, अगला जो अंग्रेजी बोलता है उसको फिर हमको उसी भाषा को समझाएगा। बीच में अपना कोई परामर्श नहीं देते हैं कि ऐसा करना है, ये करना है, ये ट्रांसलेटर का काम। तो हर लोगों के साथ ट्रांसलेटर होते हैं। ये लोग फिर गाड़ी में बैठते हैं, यात्रा करते हैं। भोला पासवान शास्त्री जी तो कहते हैं वहाँ की बहुत सारी चीज देखने को मिला है, और सबसे पहली बात हम लोग रेलगाड़ी को देखे, वहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक स्टेशन है, स्टेशन पर पहली बार अभी अभी मतलब गाड़ी आ रही है, भीड़ भरी रेल में बहुत बस से मतलब भरा हुआ पूरा यात्री आते हैं और उसको देखने का मौका हमें मिला है। हम लोग वहां से गए हैं और कहाँ पहुंचे, वियतनाम पहुंचे हैं। कहाँ पहुंच गए अब, वियतनाम। और वहां जाने के बाद वो इनको एक होटल मिलता है, होटल में ये लोग ठहरते हैं, ठहरने के बाद आराम करते हैं, आराम करने के बाद अगले दिन अब इनको घूमने का मौका मिलता है, ठीक है। और कहते हैं कि वियतनाम में ये जहाँ घूमने के लिए गए हैं वहां पर बहुत सारे झील हैं, यानी ये 5 झील हैं, इसलिए वियतनाम को झीलों का शहर कहा जाता है। याद रखेंगे वहां झील कितना है उस शहर में, वियतनाम जो शहर है उस शहर में झीलों की संख्या कितनी है, 5 झील है, और 5 झील के कारण उसका नाम रखा गया है झीलों का शहर। यानी कहते हैं कि वहां पर झील सब देखने का मौका मिला, ये घूमते हैं। और इस झील के किनारे मैंने एक बड़ा झील है, याद रखेंगे उस झील के किनारे एक प्रसिद्ध होटल है, एक बहुत बड़ा होटल, बहुत बड़ा होटल, जिसको क्यूबा सरकार ने बनवाया था। किसने बनवाया था, क्यूबा सरकार। और वो दे दिया है किसको, वियतनाम के सरकार को। बनवाया क्यूबा सरकार लेकिन दे दिया किसको, क्यूबा सरकार को। और उस होटल का नाम है जुबली होटल। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक, बहुत बड़ा होटल है वो। और कहाँ है, एक बड़े झील के किनारे। इस झील के पास ये लोग भी घूमते हैं और वहां पर जाकर के रहते भी हैं और वहां पर घूम घूम कर देखते हैं। कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज वियतनाम का, सबसे बड़ा चीज अगर देखने को आपको मिलेगा तो वहां की साइकिल की सवारी। साइकिल की सवारी वहां पर देखिएगा, झुंड का झुंड लोग, झुंड का झुंड लोग साइकिल से जा रहे हैं। वहां पर गाड़ी मोटर नहीं चलती है, बहुत कम चलती है। क्यों, इसलिए क्योंकि वियतनाम सरकार ने उस समय की, जिस समय ये गए हैं तब की बात कर रहे हैं, अब क्या है उसकी बात नहीं है, उस समय जब ये गए थे तब वियतनाम सरकार ने सभी मोटर गाड़ियों को राष्ट्रीयकरण कर दिया था। राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि आप अपने हिसाब से मोटर कार नहीं रख सकते, आप कितना पैसा आपके पास है तो आपको सरकारी बस से ही जाना होगा, सरकारी मोटर से ही जाना होगा। आप अपने हिसाब से 2 गो 4 गो 5 गो गाड़ी जो हम लोग खरीद लेते हैं भारत में, हमारे पास पैसा है तो हम लगा लिए, अपना दूरा पर लगा लिए हैं, जहां मन होता है वहां जाते हैं। ऐसी वहां पर हैसियत नहीं है किसी को, माने वहां पर राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। जैसे रेल हम लोग नहीं खरीद सकते हैं, जैसे हवाई जहाज हम नहीं खरीद सकते हैं, उसी तरह से वहां पर आप बस ट्रक मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकते हैं। खरीदेंगे क्या, तो साइकिल। तो सब लोगों के पास साइकिल है, कहीं भी जाना होता है साइकिल से जाते हैं। अगर ज्यादा यात्रा करनी है तो फिर बस से, सरकारी बस से जाइए, ठीक है। तो वहां पर साइकिल की सवारी ज्यादा है, झुंड का झुंड, यानी साइकिलों का समझिए तो देश है एक तरह से, नहीं समझिए, बहुत वहां पर झुंड का झुंड मिलेंगे। कहते हैं कि हम लोग जब गए हैं वहां से जुबली होटल देखते हुए, बहुत बड़ा सुंदर आकर्षक होटल, दूर से ही बहुत सुंदर लगता है। वहां से फिर ये लोग, उनको मौका मिलता है क्योंकि वियतनाम आए थे तो इन्हें याद आता है, अरे भाई हो ची मिन्ह तो वियतनाम के ही थे, तो क्यों नहीं उनकी तनी जगह देखा जाए।
मतलब कि जो गए थे सरकारी हैसियत से, लेकिन रहते हैं वहां पर 10 दिन, तो घूमने का जगह तो मिलता है इनको, बार बार घूमने के लिए जाते हैं, और घूमने के लिए इनका विचार होता है कहाँ चला जाए, हो ची मिन की जो मतलब पार्थिव शरीर था, जहां इनको दफनाया गया, क्योंकि तो मृत हो गए थे, मर गए थे, तो उनको मरने के बाद उनको जहां दफनाया गया, जिनको समाधि है, उन समाधियों पर उनको जो है इनको देखने का मौका मिला है। चलिए, ये सारे लोग गए हैं और वहां पर जब गए हैं जहाँ पार्थिव शरीर है, उनकी पार्थिव शरीर का मतलब यहाँ पर उनकी मूर्तियां बनी हुई है। कहते हैं कि पैंट शर्ट पहने हुए हैं, पैंट शर्ट पतला, और हाथ जो है अपनी एक जांघ पर रखे हुए हैं, और इस तरह से मैजेस्टिक चेहरा, चेहरा बड़ी फवती थी, पतला शरीर है उनका, दाढ़ी अभी भी वहां पर लगी हुई है, मैंने कह रहे मूर्ति में भी दाढ़ी बनी हुई है, और ये देख करके बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं, मैंने मन को कहते हैं कि इतना मन भावुक हो जाता है, ऐसा मन उनको करता है कि क्या बताएं, मैंने वर्णन नहीं कर पाते हैं ऐसा देखने के बाद। ये लोग पाँव से जूते चप्पल उतारते हैं, उतारने के बाद माला अर्पण करते हैं, क्योंकि इतने नेता थे, यहाँ से गए थे राज्य सभा के सदस्य, तो वो जाकर के वहाँ के जो मुख्य नेता, वहाँ के मुख्य नेता, जैसे हमारे भारत में महात्मा गांधी को जितना सम्मान है, वियतनाम में हो ची मिन को उतना ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। वो वहां जाते हैं और उनको माला अर्पण करते हैं। कहते हैं माला अर्पण करते समय हमारे दिल में क्या भावना जगी थी, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। इतनी मैंने कहने का अर्थ है कि बहुत ही मन खुश प्रसन्न हुआ। इसके बाद उनके बारे में जानने के लिए इनके साथ एक और व्यक्ति था जो उनको बता रहा था। ये पूरी पार्टी के लोग थे, ऐसा नहीं अकेले थे, बहुत पार्टी के लोग थे, सब लोग घूम रहे थे। तो वहीं पर एक भवन है जो उस समय फ्रांस के जो गवर्नर जनरल था, फ्रांस का गवर्नर जनरल, उनको रहने के लिए जो राजमहल बना हुआ था उन्हीं के पास में था। ये वहां भी जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है, और वो भवन को देखते हैं, बहुत ही आकर्षक सुंदर भवन। लेकिन कहते हैं कि जब हमारे हो ची मिन वियतनाम के राष्ट्रपति बने थे, जब वियतनाम आजाद हुआ था, वियतनाम जब आजाद हुआ था, तो ये वियतनाम के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे, ठीक है, आजादी के बाद। जैसे हमारे भारत में जब आजाद हुआ तो महात्मा गांधी हमारे कोई पद नहीं लिए, ठीक है ना। अन्य देशों में भी आजादी की लड़ाई चली थी, जैसे देखिए अमेरिका में भी लड़ाई चला तो जॉर्ज वाशिंगटन वहां के नेता थे, ठीक है। जैसे चीन में चला था तो डॉक्टर सन्यास सेन वहां के नेता थे। उसी तरह से जब रूस में चला था तो लेनिन वहां का नेता था उस समय में। भारत में चला तो कौन थे हमारे, महात्मा गांधी वहां के नेता थे। लेकिन सब जितना भी जब लड़ा है, लड़ने के बाद ना ऊंचा ऊंचा पद ले लिया। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन वहां के प्रथम राष्ट्रपति बने, लेनिन वहां का राजा बना, कहाँ का, रूस का, और ये भी वियतनाम के क्या बने, राष्ट्रपति। महात्मा गांधी कोई पद स्वीकार नहीं किए। आज दुनिया में महात्मा गांधी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं, इसीलिए क्योंकि लड़े और बिना लोभ का, कोई पद नहीं। जब देश आजाद हुआ तो ये कोई पद स्वीकार नहीं किए। देखिए सबसे बड़ी बात, लोग पद के लिए लड़ता है, नहीं लड़ता है, और ये पद जब इनको मिलने की बारी आई तो इन्होंने कोई पद स्वीकार ही नहीं किया। चलिए ये सब बात, ऐसे हमारे देश में महात्मा गांधी का जितना सम्मान उतना ही किनका सम्मान है, वियतनाम में हो ची मिन का सम्मान है। वहां पर ये जब गए हैं तो उनको, जब ये बने थे पहली बार राष्ट्रपति, तो इनको कहा गया था कि आप आकर के रहिए कहाँ, ये राज्यसभा में, यानी सॉरी, जहाँ गवर्नर जनरल, फ्रांस के जो गवर्नर जनरल था, जो राजमहल था, शाही राजमहल, उसमें रहने का इनको मौका मिला था, यानी आप वहां रहिए, उनको कहा गया। लेकिन ये अस्वीकार कर दिए कि नहीं, हमको इसमें नहीं रहना है। कहाँ रहते हैं, तो उसी के बगल में, माने जो राजमहल था उसी के सामने बगल में एक छोटा सा मकान, छोटा सा एकदम साधारण मकान, उसमें रहते हैं। कौन, हो ची मिन अपनी जिंदगी की जो आखिरी समय था वो कहाँ गुजारते हैं, छोटे से मकान में गुजारते हैं, एकदम साधारण। कहते हैं कि 2 कमरा उसमें, मात्र घर में कितना कमरा था, मात्र 2 कमरा। एक कमरा जिसमें एक खाट लगी हुई थी, बिछावन, उस पर एक बिछावन दरी था, चदरा था, और एक तकिया लगी हुई थी, ठीक है। और एक दूसरा कमरा था, दूसरा कमरा में कुछ किताबें थी और कुछ टाइपराइटिंग ना, टाइप करने वाली मशीन होती है, वो रखी हुई थी। कहते हैं कि वो किताबें हम लोग जब गए देखने के लिए तो सारी किताबें या तो फ्रेंच में थी या अंग्रेजी में थी। किसमें थी, फ्रेंच में और वियतनामी और फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। और किनका लिखा हुआ था, तो हो ची मिन अपनी हाथों से जो किताबें लिखी थी सब किताब में लिखा, और वो टाइपराइटिंग वो खुद करते थे। कहते हैं ये तो राष्ट्रपति बन गए थे ना, लेकिन कहते हैं कि जिंदगी भर की जो सीखी हुई कला है, जो हमने कभी बचपन में सीखा था, उसको हमें क्यों छोड़ना, जो हमारी बचपन से है उसको हमें क्यों छोड़ना, हमें उसको बनाए रखना चाहिए, उस आदत को बनाए रखना चाहिए। इसीलिए जब भी उनको मौका मिलता था अपने काम के लिए टाइपराइटिंग खुद करते थे। राष्ट्रपति थे लेकिन खुद टाइपराइटिंग करते थे, और उसी कमरे में, बस एक कमरा में वो रहते थे और दूसरा कमरा में उनकी किताबें थी, बाकी कुछ नहीं, कोई साज सज्जा कोई चीज नहीं, साधारण कमरा। और एक बेंच लकड़ी का छोटा सा बेंच रखा हुआ था कि जो लोग उनसे मिलने के लिए आते थे तो उन पर बैठते थे।
देखिए, राष्ट्रपति थे कहाँ के? वियतनाम के, लेकिन रहते थे कितने? एक साधारण से कमरे में। वहाँ एक छड़ी रखी हुई थी। कहते हैं कि हो सकता है छड़ी का उपयोग वो टहलते होंगे तब करते होंगे? छड़ी? नहीं, ये थे। तो वो वहाँ पर देखते हैं, देखने के बाद वो लोग आते हैं तो कहते हैं कि बगल में एक बहुत बड़ी तालाब है और तालाब में दुनिया भर की प्रजातियाँ मछलियाँ थी। दुनिया भर की प्रजाति मछलियाँ थी और उन प्रजाति मछलियों को भी देखते हैं वहाँ पर तालाब में, क्योंकि और उस अभी मकान जो है ना, किसका सर घोषित कर दिया गया है? वहाँ के वियतनामी सरकार को राष्ट्रीय संरक्षित घोषित, जिसमें वो रहते थे कौन? हो ची मिन। वो जगह अब किसके नाम से है? राष्ट्रीय वियतनाम के नाम से कर दिया गया है। माने और उस भवन की रक्षा के लिए मात्र एक गार्ड वहाँ रखा गया है। माने कोई उसको तोड़े नहीं, क्योंकि वो अच्छी जगह है ना, क्योंकि वहाँ पर रहते थे। जैसे हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब पदनिर्मित हुए तो आकर के पटना के सदाकत आश्रम में रहने लगे थे। नहीं, सदाकत आश्रम में रहने लगे थे। तो वो जगह अब राष्ट्रीय घोषित है, यानी वो हमारी किसी का नहीं है, वो किसका है? भारत सरकार की है। उसी तरह से वहाँ का उनका जो घर है, वो जिसमें रहते थे, वो किस्म का हो गया है? नहीं, वियतनामी सरकार का, वियतनामी सरकार का। फिर वहां पर कहते हैं कि जितने मकाने थी उस एक जैसा था। माने कहने का अर्थ है कि कोई साधारण इनका मकान था और उन लोगों का मकान भी वहां पर वैसे ही साधारण था। सब देखने में एक जैसा लगता था देखने से। यानी कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति हुए लेकिन इनमें कोई ऊंचा पद, ऊंचा ख्याल नहीं था। ऐसे थे हमारे विचार के कौन? हो ची मिन्ह। वहां से दर्शन करने के बाद ये वापस आते हैं बिहार। कहते हैं जब भी मौका मिलता है मैं विदेश यात्रा कभी नहीं छोड़ता हूँ। और अपनी जिंदगी की कितनी 10 दिन वो गुजारे हैं वियतनाम में। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि हमारी वियतनाम यात्रा ये कहाँ से? दिल्ली से उड़े हैं और बैंकॉक होते हुए, थाईलैंड से होते हुए कहाँ जाते हैं? लाओस। लाओस से फिर जाते हैं वियतनाम और वहाँ पर उन्होंने घूमा है और वहाँ पर हो ची मिन्ह की यात्रा किया। हो ची मिन्ह जो नेता थे उनकी यात्रा किया, उन्होंने देखा, उसी का वर्णन अपने पाठ्य पुस्तक में किया है। आशा करते हैं हमारी कहानी से आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट डे, अगले वीडियो में आ रहा है।